हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के पार्ट 2 इन्फोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स के चैप्टर 1 को, जो कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड से डील करता है। इसमें हम सेक्शन 44 से सेक्शन 50 तक डिस्कस करेंगे। मैंने और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट करिएगा, मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने इन्फोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाना था कि फॉरेन अवार्ड क्या होता है, इसके क्या एसेंशियल्स होते हैं, क्या नेसेसरी कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स होती हैं। साथ में हमने ये भी जाना था कि जो इंडिया है वो न्यूयॉर्क कन्वेंशन और जेनेवा कन्वेंशन की सिग्नेटरी है, इसीलिए इन कन्वेंशंस के अंदर अगर कोई अवार्ड पास किया जाता है तो इंडिया उसको एज फॉरेन अवार्ड रिकॉग्नाइज करती है। मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन है और जो जेनेवा कन्वेंशन है, इनके प्रोविजंस काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। यानी कि जो भी प्रोविजंस न्यूयॉर्क कन्वेंशन में फॉलो किए जाते हैं, सेम वही प्रोविजंस जेनेवा कन्वेंशन में फॉलो किए जाते हैं। अब इंडिया तो दोनों कन्वेंशंस की सिग्नेटरी है, लेकिन मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कंट्री है जो कि जेनेवा कन्वेंशन की सिग्नेटरी है, तो उस केस में अगर वो कोई बाइंडिंग अवार्ड रिसीव करती है तो उसको इंडिया में इन्फोर्स कराने के लिए हम जेनेवा कन्वेंशन के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। लेकिन वहीं अगर कोई कंट्री न्यूयॉर्क कन्वेंशन की सिग्नेटरी है और वो कोई बाइंडिंग अवार्ड रिसीव करती है तो उस अवार्ड को इन्फोर्स कराने के लिए हम न्यूयॉर्क कन्वेंशन के जो भी प्रोविजंस हैं उनको अप्लाई करेंगे। अब इसको हम और इजी वर्ड्स में समझते हैं। तो जैसे कि हमें न्यूयॉर्क कन्वेंशन के सेक्शन 44 में डेफिनेशन बताई गई है, उसी तरह हमें जेनेवा कन्वेंशन के सेक्शन 53 में भी डेफिनेशन ही बताई गई है। उसके बाद के भी जो भी सेक्शंस हैं वो भी सिमिलर ही हैं, यानी कि जो दोनों कन्वेंशंस हैं उनके प्रोविजंस आपस में काफ़ी सिमिलर हैं। अब इंडिया तो दोनों कन्वेंशंस की सिग्नेटरी है, यानी कि उसके ऊपर न्यूयॉर्क कन्वेंशन भी अप्लाई करता है और जेनेवा कन्वेंशन भी अप्लाई करता है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री दोनों में से सिर्फ किसी एक कन्वेंशन की सिग्नेटरी होती है, मान लीजिए वो न्यूयॉर्क कन्वेंशन की सिग्नेटरी है और अगर उसके पास कोई बाइंडिंग अवार्ड है, यानी कि उसने कोई बाइंडिंग अवार्ड रिसीव किया है और वो उसे इंडिया में इन्फोर्स कराना चाहती है, तो फिर इंडिया में उस अवार्ड को इन्फोर्स कराते टाइम हम उस अवार्ड पर न्यूयॉर्क कन्वेंशन अप्लाई करेंगे। यानी कि जितने भी न्यूयॉर्क कन्वेंशन के प्रोविजंस हैं हम उनको फॉलो करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे उस अवार्ड को इन्फोर्स कराने के लिए। अब इसी का सेकंड केस मान लेते हैं कि मान लीजिए किसी कंट्री ने, जो कि जेनेवा कन्वेंशन की सिग्नेटरी है, एक बाइंडिंग अवार्ड रिसीव किया है और वो उस अवार्ड को इंडिया में इन्फोर्स कराना चाहती है, तो उस अवार्ड को इंडिया में इन्फोर्स कराने के लिए हम जेनेवा कन्वेंशन के प्रोविजंस को अप्लाई करेंगे। अब हम न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड्स को सेक्शन बाय सेक्शन डिस्कस करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले सेक्शन 44 के बारे में बात करेंगे, जो कि फॉरेन अवार्ड्स की डेफिनेशन से डील करता है। सेक्शन 44 कहता है कि फॉरेन अवार्ड का मतलब होता है किसी ऐसे आर्बिट्रल अवार्ड से जो कि किन्हीं पर्सन्स के डिफरेंसेस के ऊपर होता है, जो कि उनके लीगल रिलेशनशिप के थ्रू अराइज हुए होते हैं, वेदर वो लीगल रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्चुअल हो या ना हो, और वो जो भी डिफरेंस है उसे इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कॉमर्शियल कंसिडर किया जाता है, और ये अवार्ड 11 अक्टूबर 1960 के बाद पास हुआ हो, तो उस अवार्ड को हम फॉरेन अवार्ड कह सकते हैं। इसको हम और इजी वर्ड्स में समझते हैं। तो मान लीजिए कोई आर्बिट्रल अवार्ड 11 अक्टूबर 1960 के बाद पास किया गया है और वो उन डिफरेंसेस पे है जो कि किन्हीं पार्टीज़ के लीगल रिलेशनशिप के थ्रू अराइज हो रही हैं, वेदर वो लीगल रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्चुअल हो या ना हो, और उस डिफरेंस को इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कॉमर्शियल कंसिडर किया जाता है, तो फिर उस केस में जो भी आर्बिट्रल अवार्ड पास किया जाएगा उसे फॉरेन अवार्ड कहा जाएगा। अब इस सेक्शन को हम तोड़ कर समझते हैं ताकि हमें ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। तो इसको हम 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला कि हम फॉरेन अवार्ड उस आर्बिट्रल अवार्ड को कहेंगे जो कि 11 अक्टूबर 1960 के बाद पास किया गया हो। दूसरी कंडीशन कि वो उस डिफरेंस पे हो जो कि पार्टीज़ के लीगल रिलेशनशिप के थ्रू अराइज हो रही हो। तीसरी कंडीशन, वो लीगल रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भी हो सकती है या फिर नॉर्मल भी हो सकती है। फोर्थ कंडीशन कि वो डिफरेंस ऐसा होना चाहिए जिसको इंडियन लॉ के थ्रू कॉमर्शियल कंसिडर किया गया हो।
अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए किन्हीं दो पार्टीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, यानी कि कोई दो पार्टीज़ हैं, उनके लीगल रिलेशनशिप की वजह से कोई डिफरेंस अराइज हो रहा है उन पार्टीज़ के बीच में, और वो लीगल रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भी हो सकती है या फिर नॉर्मल भी हो सकती है। और जो भी डिफरेंस अराइज हुआ है उसे इंडियन लॉ के थ्रू कॉमर्शियल कंसिडर किया जाता है। तो अगर उस केस में कोई आर्बिट्रल अवार्ड पास किया जाता है 11 अक्टूबर 1960 के बाद, तो फिर उस आर्बिट्रल अवार्ड को फॉरेन अवार्ड कहा जाएगा। इसके साथ ही हमें दो चीज़ें और बताई गई हैं कि किसी भी आर्बिट्रल अवार्ड को हम फॉरेन अवार्ड कब कह सकते हैं। तो क्लॉज ए कहता है कि किसी ऐसे एग्रीमेंट के परसुएंस में जो कि राइटिंग में है और जो आर्बिट्रेशन के लिए किया गया है, जिसके ऊपर फर्स्ट शेड्यूल में जो कन्वेंशन बताया गया है वो अप्लाई करता है, तो उसमें पास किए गए आर्बिट्रल अवार्ड को भी हम फॉरेन अवार्ड कहेंगे। इसको हम और इजी वर्ड्स में समझते हैं। तो मान लीजिए कोई अग्रीमेंट राइटिंग में किया गया है आर्बिट्रेशन के लिए, जिसके ऊपर फर्स्ट शेड्यूल का जो कन्वेंशन है वो अप्लाई करता है, तो अगर उस केस में कोई आर्बिट्रल अवार्ड पास किया जाएगा तो उसे भी हम फॉरेन अवार्ड कहेंगे। क्लॉज बी कहता है कि अगर कोई आर्बिट्रल अवार्ड किसी ऐसी टेरिटरी में दिया गया है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन द्वारा ऐसी टेरिटरी डिक्लेयर किया है जिसके ऊपर फर्स्ट शेड्यूल का जो कन्वेंशन है वो अप्लाई करता है, तो फिर उस केस में पास किए गए आर्बिट्रल अवार्ड को भी हम फॉरेन अवार्ड कहेंगे। इसको हम और इजी वर्ड्स में समझते हैं। तो मान लीजिए कोई आर्बिट्रल अवार्ड किसी ऐसी टेरिटरी में पास किया गया है जिसके ऊपर फर्स्ट शेड्यूल का जो कन्वेंशन है वो अप्लाई नहीं करता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन द्वारा उसे ऐसी कंट्री डिक्लेयर कर दिया है जिसके ऊपर जो फर्स्ट शेड्यूल का जो कन्वेंशन है वो अप्लाई करता है, तो फिर उस केस में भी जो आर्बिट्रल अवार्ड पास किया जाएगा उसे हम फॉरेन अवार्ड कहेंगे। यानी कि पहले उस टेरिटरी पर वो कन्वेंशन अप्लाई नहीं होता था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन द्वारा उस कन्वेंशन को उस टेरिटरी पर भी अप्लाई कर दिया है, तो उस केस में जो भी आर्बिट्रल अवार्ड पास होगा उसे हम फॉरेन अवार्ड कहेंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 45 की, जो कि पावर ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी टू रिफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन से डील करता है। सेक्शन 45 कहता है कि इस एक्ट के पार्ट 1 या फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में कोई बात होते हुए भी अगर किन्हीं दो पार्टीज़ ने कोई अग्रीमेंट किया है सेक्शन 44 के अकॉर्डेंस में, यानी कि उनका अग्रीमेंट राइटिंग में है और आर्बिट्रेशन के लिए है जिसके ऊपर जो फर्स्ट शेड्यूल का कन्वेंशन है वो अप्लाई करता है, ऐसे में जो जुडिशियल अथॉरिटी है उसके पास उस मैटर पर एक्शन लेने की जो अथॉरिटी है वो सीज हो जाती है, यानी कि वो उस मैटर पर एक्शन नहीं ले सकती है। और पार्टीज़ ने सेक्शन 44 के अकॉर्डेंस में एक एग्रीमेंट किया है, जिसका मतलब कि वो जो भी उनका मैटर है या डिफरेंस है उसे आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो अगर उनमें से कोई एक भी पार्टी जुडिशियल अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करती है या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो उनके थ्रू या उनके अंडर क्लेम कर रहा है वो जो जुडिशियल अथॉरिटी है उसको रिक्वेस्ट करता है, तो फिर वो जुडिशियल अथॉरिटी उस मैटर को आर्बिट्रेशन को रेफ़र कर देगी। लेकिन अगर जुडिशियल अथॉरिटी को प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि जो भी अग्रीमेंट पार्टीज़ द्वारा किया गया है वो नल एंड वॉइड है या फिर इनऑपरेटिव है, जिसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता या फिर जिसे परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड है, तो उस केस में वो उस मैटर को आर्बिट्रेशन को रेफ़र नहीं करेगी। इसको हम और ईजी वर्ड्स में समझते हैं। अगर किन्हीं पार्टीज़ ने कोई अग्रीमेंट किया है सेक्शन 44 के अकॉर्डेंस में, यानी कि उनका एग्रीमेंट राइटिंग में है और आर्बिट्रेशन के पर्पस के लिए है, यानी कि उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट या डिफरेंस है वो उसे आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व कराना चाहते हैं, तो इस केस में जो जुडिशियल अथॉरिटी है वो उस मैटर पर एक्शन नहीं ले सकती है। और वो जो पार्टीज़ हैं उनमें से कोई भी एक पार्टी या फिर उनके अंदर क्लेम कर रहे या उनके थ्रू क्लेम कर रहा कोई पर्सन ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो जुडिशियल अथॉरिटी उस मैटर को आर्बिट्रेशन को रेफ़र कर दे। इसको एक बार और समझते हैं कि मान लीजिए किन्हीं पार्टीज़ ने सेक्शन 44 के अकॉर्डेंस में कोई अग्रीमेंट किया है जिसके थ्रू वो अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व कराना चाहते हैं, तो इस केस में जो जुडिशियल अथॉरिटी है वो उस मैटर पर एक्शन नहीं ले सकती है, लेकिन दोनों में से कोई भी एक पार्टी या उनके थ्रू या उनके अंडर क्लेम कर रहा कोई पर्सन जुडिशियल अथॉरिटी को रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो इस मैटर को आर्बिट्रेशन को रेफ़र कर दे, और वो जो जुडिशियल अथॉरिटी है वो उस मैटर को आर्बिट्रेशन को रेफ़र कर देगी। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन ये भी है कि अगर जुडिशियल अथॉरिटी को प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि जो भी अग्रीमेंट पार्टीज़ द्वारा किया गया है वो नल एंड वॉइड है या फिर इनऑपरेटिव है, जिसको इन्फोर्स ही नहीं किया जा सकता है या फिर जिसे परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता है, तो इस केस में जो जुडिशियल अथॉरिटी है वो उस मैटर को आर्बिट्रेशन को रेफ़र नहीं करेगी। तो सेक्शन 45 हमें बस इतनी सी बात बताता है कि जुडिशियल अथॉरिटी के पास क्या पावर है पार्टीज़ को आर्बिट्रेशन को रेफ़र करने के लिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन 46 की, जो कि व्हेन फॉरेन अवार्ड बाइंडिंग से डील करता है, यानी कि फॉरेन अवार्ड्स कब बाइंडिंग होते हैं। तो सेक्शन 46 कहता है कि कोई भी फॉरेन अवार्ड जिसको हम इस चैप्टर के थ्रू इन्फोर्स करा सकते हैं
वो फॉरेन अवार्ड बाइंडिंग होता है उन सभी पर्सन्स के ऊपर जिनके बीच में वो किया गया है। यानी कि अगर किन्हीं दो पार्टीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट था और उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करके कोई फॉरेन अवार्ड दिया गया है, तो वो जो भी पार्टीज़ उस अवार्ड से रिलेटेड हैं उनके ऊपर वो अवार्ड तभी बाइंडिंग होगा जब इस चैप्टर के थ्रू हम उस अवार्ड को इन्फोर्स करा सकते हों। इसको हम एक बार और समझते हैं। तो मान लीजिए किन्हीं पार्टीज़ के बीच में कोई फॉरेन अवार्ड पास किया गया है, तो वो फॉरेन अवार्ड उन पार्टीज़ के ऊपर तब बाइंडिंग होगा जब उस फॉरेन अवार्ड को हम इस चैप्टर के थ्रू इन्फोर्स करा सकते हों। अगर उस फॉरेन अवार्ड को हम इस चैप्टर के थ्रू इन्फोर्स करा सकते हैं तब उस फॉरेन अवार्ड को एज बाइंडिंग ट्रीट किया जाएगा। इसके साथ ही इस सेक्शन में एक बात और कही गई है कि कोई भी पार्टी या कोई भी पर्सन जो उनके अंडर या उनके थ्रू क्लेम कर रहा है वो इस फॉरेन अवार्ड पर रिलाई कर सकते हैं किसी भी इंडियन लीगल प्रोसीडिंग्स में एज अ वे ऑफ डिफेंस या फिर सेट ऑफ, यानी कि वो उसे एज अ डिफेंस यूज़ कर सकते हैं या फिर सेट ऑफ के लिए यूज़ कर सकते हैं उस फॉरेन अवार्ड को। अब हम बात करते हैं सेक्शन 47 की, जो कि एविडेंस से डील करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें हमें बताया गया है कि अगर कोई पार्टी फॉरेन अवार्ड को इन्फोर्स कराने के लिए एप्लीकेशन फाइल करती है कोर्ट में, तो उसे उसके साथ साथ क्या क्या एविडेंसेस प्रोवाइड कराने होंगे कोर्ट में, यानी क्या एविडेंसेस उसे प्रोड्यूस करने होंगे कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए। सेक्शन 47 का सबसेक्शन 1 कहता है द पार्टी अप्लाइंग फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ अ फॉरेन अवार्ड शैल एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, यानी कि जो भी पार्टी फॉरेन अवार्ड के इन्फोर्समेंट के लिए अप्लाई कर रही है उसे एप्लीकेशन फाइल करते टाइम कोर्ट के सामने फॉलोइंग चीज़ें भी प्रोड्यूस करनी होंगी। सबसे पहली, द ओरिजिनल अवार्ड और अ कॉपी देयर ऑफ ड्यूली ऑथेंटिकेटेड इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री इन विच इट वॉज मेड, यानी कि जो भी ओरिजिनल अवार्ड है उसे वो कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा या फिर उसकी एक कॉपी प्रोड्यूस करनी होगी जो कि ड्यूली ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए और उस मैनर में होनी चाहिए जो कि उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डेंस में हो। दूसरी क्या चीज़ है जो प्रोवाइड करनी होगी कोर्ट को, वो है द ओरिजिनल एग्रीमेंट फॉर आर्बिट्रेशन और अ ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी देयर ऑफ, यानी कि जो भी ओरिजिनल आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है वो प्रोड्यूस करना होगा या फिर उसकी एक ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस करनी होगी। तीसरी चीज़ है कोई भी ऐसा एविडेंस जो कि पार्टी को नेसेसरी लगता है जिसके थ्रू ये प्रूव किया जा सके कि जो भी अवार्ड है वो फॉरेन अवार्ड है। सेक्शन 47 का सबसेक्शन 2 कहता है इफ़ द अवार्ड और अग्रीमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड अंडर सबसेक्शन 1 इज़ इन अ फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि सबसेक्शन 1 में जिस अवार्ड की बात करी गई है या फिर जिस अग्रीमेंट की बात करी गई है अगर वो किसी फॉरेन लैंग्वेज में है, अब ऑब्वियस सी बात है कि फॉरेन अवार्ड है तो फॉरेन लैंग्वेज में हो सकता है, तो अगर वो अवार्ड या वो अग्रीमेंट फॉरेन लैंग्वेज में है तो जो भी पार्टी उस अवार्ड को इन्फोर्स कराना चाहती है उसे उस अवार्ड के साथ उसकी एक इंग्लिश ट्रांसलेटेड कॉपी भी प्रोड्यूस करनी होगी कोर्ट में। इसको हम एक बार और समझते हैं। तो सब सेक्शन 1 के अंडर जिस अवार्ड या अग्रीमेंट की बात करी गई है अगर वो फॉरेन लैंग्वेज में है तो जो भी पार्टी उस अवार्ड को इन्फोर्स कराना चाहती है उसे उस अवार्ड या अग्रीमेंट की एक इंग्लिश ट्रांसलेशन कॉपी कोर्ट में प्रोड्यूस करनी होगी और वो इंग्लिश ट्रांसलेशन उस कंट्री के डिप्लोमेटिक एजेंट या फिर कंसुलर एजेंट के थ्रू सर्टिफाइड होना चाहिए, यानी जो भी पार्टी उसे इन्फोर्स कराना चाहती है वो पार्टी जिस कंट्री को बिलोंग करती है उस कंट्री के डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर एजेंट के थ्रू वो जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो सर्टिफाइड होना चाहिए। साथ ही में हमें यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है जिसमें कहा गया है कि इस सेक्शन में या इस चैप्टर में आगे आने वाले सेक्शंस में जहाँ कहीं पर भी कोर्ट वर्ड यूज़ होगा उसका रेफरेंस हाई कोर्ट से होगा। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी जाना था कि फॉरेन अवार्ड को इन्फोर्स कराने के लिए हम जो भी एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं वो हाई कोर्ट में ही फाइल करते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 48 की, जो कि कंडीशंस फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड से डील करता है, यानी कि फॉरेन अवार्ड के इन्फोर्समेंट के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। इसका सबसेक्शन 1 कहता है इन्फोर्समेंट ऑफ अ फॉरेन अवार्ड मे बी रिफ्यूज्ड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी अगेंस्ट whom it is invoked only if that party furnishes to the court proof that, यानी कि जिस भी पार्टी के अगेंस्ट में वो फॉरेन अवार्ड पास किया गया है वो उस फॉरेन अवार्ड के इन्फोर्समेंट को रिफ्यूज़ करा सकती है अगर वो कोर्ट में फॉलोइंग चीज़ें प्रूव कर देती है। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर वो पार्टी ये चीज़ प्रूव कर देती है कि जिन भी पार्टीज़ के बीच में अग्रीमेंट था उनके ऊपर जो भी लॉ अप्लाई करता है उस लॉ के अंडर वो किसी इनकैपेसिटी में थी। इनकैपेसिटी मतलब मान लीजिए कोई एक पार्टी माइनर थी या कोई और कॉज था, तो फिर वो पार्टी उस फॉरेन अवार्ड के इन्फोर्समेंट को रिफ्यूज़ करा सकती है। साथ ही में यहाँ पर हमें एक बात और बताई गई है कि अगर जो इस एग्रीमेंट की बात हो रही है अगर वो एग्रीमेंट ही वैलिड नहीं है उस लॉ के अकॉर्डिंग जिस लॉ के अकॉर्डिंग पार्टीज़ ने वो अग्रीमेंट किया था, मान लीजिए पार्टीज़ ने किसी पर्टिकुलर लॉ के अकॉर्डिंग वो अग्रीमेंट किया था और उस पर्टिकुलर लॉ के अकॉर्डिंग वो एग्रीमेंट वैलिड ही नहीं है,
तो फिर पार्टीज़ उस अवार्ड के इन्फोर्समेंट को रिफ्यूज़ करा सकती हैं। या फिर अगर उन्होंने किसी पर्टिकुलर लॉ के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट नहीं किया था, तो जिस भी कंट्री में आर्बिट्रल अवार्ड यानी कि फॉरेन अवार्ड दिया गया है, उस कंट्री में जो लॉ अप्लाई होता है, अगर उस लॉ के अकॉर्डिंग वो अग्रीमेंट वैलिड नहीं है, तो भी जो पार्टी है वो उस फॉरेन अवार्ड के इन्फोर्समेंट को रिफ्यूज़ करा सकती है। इसको हम एक बार और समझते हैं। तो जिस भी पार्टी के अगेंस्ट फॉरेन अवार्ड आया है उसे क्या चीज़ें प्रूव करनी होंगी। सबसे पहली कि जिस भी पार्टीज़ एग्रीमेंट से रिलेटेड हैं वो किसी इनकैपेसिटी में थी, या फिर जो भी एग्रीमेंट पार्टीज़ के बीच में किया गया है वो उस लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड ही नहीं है जिस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने उसे क्रिएट किया था, या फिर अगर उन्होंने कोई पर्टिकुलर लॉ चूज़ नहीं किया था तो जिस भी कंट्री में वो अवार्ड पास किया गया है उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग भी वो अग्रीमेंट वैलिड नहीं है। तो अगर पार्टी ये चीज़ प्रूव कर देती है कोर्ट में तो फिर वो उस फॉरेन अवार्ड के इन्फोर्समेंट को रिफ्यूज़ करा सकती है। क्लॉज बी कहता है कि जिस भी पार्टी के अगेंस्ट फॉरेन अवार्ड पास किया गया है, अगर वो पार्टी ये चीज़ प्रूव कर देती है कि उसे आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट की प्रॉपर नोटिस नहीं दी गई थी, या फिर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स की प्रॉपर नोटिस नहीं दी गई थी, या फिर किसी भी और वजह से वो अपना केस प्रेजेंट करने में अनेबल थी, तो भी वो उस फॉरेन अवार्ड के इन्फोर्समेंट को रिफ्यूज़ करा सकती है। क्लॉज सी कहता है द अवार्ड डील्स विद अ डिफरेंस नॉट कंटेम्पलेटेड बाय और नॉट फॉलोइंग विद इन द टर्म्स ऑफ द सबमिशन टू आर्बिट्रेशन और इट कंटेन्स डिसीजन ऑन मैटर्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सबमिशन टू आर्बिट्रेशन। यानी कि अगर अवार्ड किसी ऐसे डिफरेंस से रिलेट कर रहा है या फिर किसी ऐसे डिफरेंस पर दिया गया है जो कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में था ही नहीं और जो कि आर्बिट्रेशन के स्कोप से बाहर है, तो अगर पार्टी ये चीज़ प्रूव कर देती है तो भी वो फॉरेन अवार्ड के इन्फोर्समेंट को रिफ्यूज़ करा सकती है। अगर इसको हम और सिंपलर वर्ड्स में समझें तो मान लीजिए किन्हीं दो पार्टीज़ ने कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट फॉर्म किया और उन्होंने उसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन किए कि अगर इन पॉइंट्स पर कोई डिफरेंस अराइज होता है तो वो उसे आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे, लेकिन जो अवार्ड पास हुआ है वो उन डिफरेंसेस के ऊपर नहीं है या फिर किसी ऐसे डिफरेंस के ऊपर है जो कि आर्बिट्रेशन के स्कोप से बाहर है। तो उस केस में अगर पार्टी ये चीज़ प्रूव कर देती है तो फिर वो उस फॉरेन अवार्ड के इन्फोर्समेंट को रिफ्यूज़ करा सकती है। और साथ ही में एक प्रोविजो भी ऐड किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो अवार्ड है अगर वो उन मैटर्स पर है जो कि आर्बिट्रेशन को सबमिट किए गए थे और साथ ही में उन मैटर्स पर भी है जो कि आर्बिट्रेशन को सबमिट नहीं किए गए थे, और अगर हम उन दोनों मैटर्स को अलग कर सकते हैं यानी कि जो सबमिटेड मैटर्स थे और जो एक्स्ट्रा मैटर है उस पर भी अगर अवार्ड दिया गया है, अगर हम उन दोनों चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, तो जो चीज़ें आर्बिट्रेशन को सबमिट की गई थी और उन मैटर्स पर जो अवार्ड पास किया गया है उसे हम इन्फोर्स करा सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी उस पर हम अवार्ड को इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। क्लॉज डी कहता है द कॉम्पोजिशन ऑफ द आर्बिट्रल अथॉरिटी और द आर्बिट्रल प्रोसीजर वॉज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज और फेलिंग सच एग्रीमेंट वॉज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ द कंट्री वेयर द आर्बिट्रेशन टुक प्लेस। तो ये चीज़ हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी जानी थी कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का कॉम्पोजिशन होता है या आर्बिट्रल प्रोसीडिंग का प्रोसीजर होता है वो पार्टीज़ द्वारा डिसाइड किया जा सकता है, यानी पार्टीज़ अग्री कर सकती हैं किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर पर या कॉम्पोजिशन के ऊपर। तो अगर पार्टी ये प्रूव कर देती है कि जो भी कॉम्पोजिशन हुआ है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का या जो भी प्रोसीजर फॉलो हुआ है प्रोसीडिंग्स में वो पार्टीज़ के अग्रीमेंट के अकॉर्डेंस में नहीं था, यानी कि जो भी चीज़ पार्टी ने डिसाइड करी थी या अग्री करी थी उसके अकॉर्डेंस में नहीं था, तो वो उस फॉरेन अवार्ड के इन्फोर्समेंट को रिफ्यूज़ करा सकती है। या फिर अगर पार्टीज़ ने कोई पर्टिकुलर चीज़ डिसाइड नहीं की थी, यानी कि कोई पर्टिकुलर अग्रीमेंट नहीं हुआ था पार्टीज़ के बीच में, तो उस केस में जिस भी कंट्री में वो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हुआ है उस कंट्री का जो लॉ है उसके अकॉर्डेंस में वो चीज़ें नहीं हुई हैं, यानी उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डेंस में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का कॉम्पोजिशन नहीं हुआ है या आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स का प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है, तो भी पार्टी उस फॉरेन अवार्ड के इन्फोर्समेंट को रिफ्यूज़ करा सकती है। क्लॉज ई कहता है द अवार्ड हैज़ नॉट येट बिकम बाइंडिंग ऑन द पार्टीज और हैज़ बीन सेट असाइड और सस्पेंडेड बाय अ कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री इन विच और अंडर द लॉ ऑफ विच दैट अवार्ड वॉज मेड। यानी कि जो भी फॉरेन अवार्ड पास किया गया है वो अभी तक बाइंडिंग नहीं हुआ है, या फिर जिस भी कंट्री में अवार्ड दिया गया है या फिर जिस भी लॉ के अकॉर्डेंस में वो अवार्ड दिया गया है उसके अकॉर्डिंग किसी कंपिटेंट अथॉरिटी ने उस अवार्ड को सेट असाइड कर दिया है या फिर सस्पेंड कर दिया है, और जो पार्टी है वो ये चीज़ प्रूव कर देती है तो भी वो उस फॉरेन अवार्ड के इन्फोर्समेंट को रिफ्यूज़ करा सकती है। सेक्शन 48 का सबसेक्शन 2 कहता है इन्फोर्समेंट ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड मे ऑल्सो बी रिफ्यूज्ड इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट। तो अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे कि जिस भी पार्टी के अगेंस्ट वो फॉरेन अवार्ड दिया गया है अगर वो फॉलोइंग चीज़ें प्रूव कर देती है तो फिर वो उस फॉरेन अवार्ड के इन्फोर्समेंट को रिफ्यूज़ करा सकती है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि अगर कोर्ट फाइंड आउट कर लेती है फॉलोइंग चीज़ें तो फिर वो उस फॉरेन अवार्ड के इन्फोर्समेंट को रिफ्यूज़ कर सकती है। वो क्या चीज़ें हैं?
द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिफरेंस इज़ नॉट केपेबल ऑफ सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन अंडर द लॉ ऑफ इंडिया। यानी कि इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग जो भी डिफरेंस था उस पर आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटलमेंट किया ही नहीं जा सकता था। यानी जो भी सब्जेक्ट मैटर है डिफरेंस का, यानी जिस भी मैटर पर डिस्प्यूट है पार्टीज़ के बीच में, वो आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटल ही नहीं किया जा सकता है इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग। और उस पर अगर कोई अवार्ड दिया गया है तो जो कोर्ट है वो उस अवार्ड को इन्फोर्स करने से रिफ्यूज़ कर सकती है। दूसरी चीज़, द इन्फोर्समेंट ऑफ द अवार्ड वुड बी कॉन्ट्ररी टू द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। यानी कि अगर उस अवार्ड को इन्फोर्स कराया जाएगा तो वो इंडिया की पब्लिक पॉलिसी से कॉन्ट्ररी होगा, यानी कि वो अवार्ड इंडियन पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा, इसलिए कोर्ट उस अवार्ड को इन्फोर्स करने से रिफ्यूज़ कर सकती है। इसके साथ ही हमें एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि किसी भी डाउट को अवॉइड करने के लिए ये चीज़ क्लैरिफाई करी जा रही है कि कोई भी अवार्ड इंडिया की पब्लिक पॉलिसी से कॉन्फ्लिक्ट में तभी होगा जब द मेकिंग ऑफ द अवार्ड वॉज इंड्यूस्ड और अफेक्टेड बाय फ्रॉड और करप्शन और वॉज इन द वायलेशन ऑफ सेक्शन 75 और 81। यानी कि अगर वो अवार्ड फ्रॉड या करप्शन से अफेक्टेड है या इंड्यूस्ड है या फिर वो सेक्शन 75 या 81 के वायलेशन में है, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो अवार्ड इंडिया की पब्लिक पॉलिसी से कॉन्फ्लिक्ट में है, या फिर इट इज़ इन कॉन्ट्रावेंशन विद द फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ। अगर वो इंडियन लॉ की फंडामेंटल पॉलिसी के अगेंस्ट है तो भी इट इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद द मोस्ट बेसिक नोशंस ऑफ मॉरलिटी और जस्टिस, या फिर अगर वो मोरालिटी और जस्टिस के बेसिक नोशन से के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट में है, यानी कि उनके भी अगेंस्ट है, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो जो अवार्ड है वो इंडिया की पब्लिक पॉलिसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। सेक्शन 48 का सबसेक्शन 3 कहता है कि सबसेक्शन 1 के क्लॉज ई के तहत अगर किसी आर्बिट्रल अवार्ड के सेटिंग असाइड या फिर सस्पेंशन के लिए कोई एप्लीकेशन फाइल करी गई है किसी कंपिटेंट अथॉरिटी को, तो फिर जो कोर्ट है अगर उसे ऐसा प्रॉपर लगता है तो वो उस आर्बिट्रल अवार्ड के इन्फोर्समेंट का जो डिसीजन है उसे एडजर्न कर सकती है। यानी कि जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी उस अवार्ड को इन्फोर्स कराने के लिए उन प्रोसीडिंग्स को वो एडजर्न कर सकती है, और साथ ही में जो भी पार्टी उस अवार्ड को इन्फोर्स कराना चाहती थी अगर वह एप्लीकेशन फाइल करती है कोर्ट में, तो जो कोर्ट है वो दूसरी पार्टी को कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करने को भी कह सकती है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 49 की, जो कि इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड से डील करता है। इस सेक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है, इसमें बस इतना कहा गया है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि जो भी फॉरेन अवार्ड है उसे इस चैप्टर के थ्रू इन्फोर्स कराया जा सकता है, यानी कि वो इन्फोर्सेबल है अंडर दिस चैप्टर, तो फिर उस अवार्ड को कोर्ट की डिक्री की तरह माना जाएगा। द अवार्ड शैल बी डीम्ड टू बी अ डिक्री ऑफ दैट कोर्ट। अब हम बात करते हैं सेक्शन 50 की, जो कि अपीलेबल ऑर्डर से डील करता है। इसका सबसेक्शन 1 कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एन अपील शेल लाई फ्रॉम द ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू। यानी किसी भी लॉ में कोई भी बात होते हुए भी अगर कोर्ट फॉलोइंग चीज़ों से रिफ्यूज़ कर देती है, यानी कि फॉलोइंग ऑर्डर रिफ्यूज़ कर देती है, तो उस केस में हम अपील कर सकते हैं। और वो कौन से ऑर्डर से? पहला, रिफर द पार्टीज़ टू आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 45। यानी सेक्शन 45 के अंदर जो जुडिशियल अथॉरिटी को पावर है पार्टीज़ को आर्बिट्रेशन को रिफ़र करने की, अगर उसके तहत जो कोर्ट है वो पार्टीज़ को आर्बिट्रेशन को रिफ़र करने से रिफ्यूज़ कर देती है तो उसके लिए हम अपील कर सकते हैं। दूसरी, इन्फोर्स ऑफ फॉरेन अवार्ड अंडर सेक्शन 48। अगर कोर्ट सेक्शन 48 के तहत कोई आर्बिट्रल अवार्ड को इन्फोर्स करने से रिफ्यूज़ कर देती है तो उसके लिए भी हम अपील कर सकते हैं। और हम किन कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं? हम उन कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं जो कि लॉ द्वारा ऑथराइज्ड हैं अपील को सुनने के लिए। यानी कि उन ऑर्डर्स के ऊपर अपील सुनने के लिए जो भी कोर्ट लॉ द्वारा ऑथराइज की गई है हम उस कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सेक्शन 50 का सबसेक्शन 2 कहता है नो सेकेंड अपील शैल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर पास्ड इन अपील अंडर दिस सेक्शन। अब मान लीजिए इस सेक्शन के तहत हमने किसी चीज़ पर अपील करी थी। मान लीजिए जुडिशियल अथॉरिटी ने जो पार्टीज़ हैं उन्हें आर्बिट्रेशन को रिफ़र नहीं किया, रिफ्यूज़ कर दिया, हमने उस चीज़ के ऊपर अपील करी थी। अब उस अपील का जो डिसीजन है हम उसके ऊपर फिर से अपील करना चाहते हैं, तो फिर हम ये चीज़ नहीं कर सकते, हमारे पास सेकेंड अपील का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन साथ में यहाँ पर एक बात और कही गई है, बट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट और टेक अवे एनी राइट टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इस सेक्शन की कोई भी बात हमारे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के राइट को टेक अवे या अफेक्ट नहीं करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, share this video with your friends, and yes, don't forget to subscribe to Dialectical Girl for more such educational content. Thank you for watching.